हेलो हाय नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स पे। मेरा नाम आशीष कपलेश और आज हम बात करने जा रहे हैं हमारे क्वेश्चंस फॉर शॉर्ट आंसर्स की। चैप्टर चल रहा था सम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, जहां पे हमने स्ट्रेस, स्ट्रेन, है ना, इन सारी बातों के बारे में अच्छे से समझा था और फिर उसके बाद हम सरफेस टेंशन का भी थोड़ा बहुत ज्ञान लेके आए हैं, राइट। तो ये सारी बातें पढ़ने के बाद अब हम इतने कैपेबल हो चुके हैं कि हम एचसी वर्मा की किताब उठा के उसके शॉर्ट आंसर्स को सॉल्व करना शुरू कर दें। बेटा मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन फॉर शॉर्ट आंसर्स उस टाइप के सवाल है जहां पे आपका कॉन्सेप्ट परखा जाता है कि जो आपने चीजें पढ़ी हैं वो क्या आपको प्रॉपर्ली क्लियर है कि नहीं है, ठीक है। तो जो भी कॉन्सेप्ट्स होंगे आप थोड़ा सा स्ट्रांग रखिएगा, जो आपके नोट्स हैं उनको साथ रखिएगा ताकि क्वेश्चन सॉल्विंग के दौरान आपको दिक्कत ना आए, ठीक है। बाकी रूल आपको बड़ा सिंपल सा पता ही है, क्या होता है कि भाई जब भी सवाल आएगा वीडियो को पॉज करना है, खुद से ट्राई करना है और ये चेक जरूर करना है क्या आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं, ठीक है। तो चलिए भाई शुरू करते हैं विद द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड द क्वेश्चन सेज द रेशियो ऑफ द स्ट्रेस टू द स्ट्रेन रिमेन्स कांस्टेंट फॉर द स्मॉल डिफॉर्मेशन ऑफ अ मेटल वायर व्हेन द डिफॉर्मेशन इज मेड लार्जर विल दिस रेशियो इंक्रीज और डिक्रीज। भाई यहां पे एक रेशियो है स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का, तो स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो रेशियो है वो कांस्टेंट होता है छोटे डिफॉर्मेशन के लिए, लेकिन जब ये डिफॉर्मेशन बड़ा हो जाता है तो इनका रेशियो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, ये आपको बताना है, ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि एक बार सभी लोग दिमाग लगा लें इस पे, वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई कर लें। मैं बिल्कुल जगह छोड़ दूंगा आप लोगों के लिए ताकि पूरा बोर्ड विजिबल हो। किया ट्राई? अरे यार वीडियो पॉज कर लिया करो, फिर से चालू कर लिया करो उसके बाद, ठीक है। एनीवे चलो, हाँ जी बेटा, तो कैसे इसको हम सॉल्व करें, क्या अप्रोच हो सकती है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। तो यहां पे मैं जो दिमाग लगाने की सोच रहा था वो सोच रहा था कि क्यों ना हम इसको स्ट्रेस और स्ट्रेन वाले कर्व से करके देखें। अगर आपको याद हो द कर्व बिटवीन द स्ट्रेस एंड द स्ट्रेन, याद आ रहा है कुछ ऐसी बातें पढ़ी थी हम लोगों ने कभी किसी जमाने में। स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व, ऐसा ऐसा कर्व आता था, है ना। यहां पे पता ही होगा तुम लोगों को कि भाई छोटे से अगर हम बात करें यहां पे तो इट विल बी लाइक दिस। पहले तो इतने से पार्ट में आता था, ये इलास्टिक रीजन होता था, फिर यहां से ये ऐसे जाता था और ऐसे फ्रैक्चर पॉइंट आता था, फिर याद है सीधा सीधा जाके इस इलाके में बोला जाता है कि भाई स्ट्रेस अगर थोड़ा सा भी इंक्रीज हो जाए, स्ट्रेस अगर थोड़ा सा भी इंक्रीज हो जाए तो उस पे स्ट्रेन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। स्ट्रेस अगर थोड़ा सा भी इंक्रीज हो जाए तो उस पे स्ट्रेन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता था, है ना। ये वही इलाके ना बेटा जिसमें स्ट्रेस थोड़ा सा भी चेंज हो जाए तो स्ट्रेन जो वो था स्ट्रेन बहुत ज्यादा हो जाता है। तो यहां पे ए पॉइंट आता था, यहां पे बी पॉइंट आता था, यहां पे सी पॉइंट आता था, जहां पे आप बोलते थे परमानेंट सेट होता है। साहब याद आ रहा है कुछ? परमानेंट सेट यानी कि यहां पे आके परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाता था और मैं बोलता था कि स्ट्रेस में थोड़ा सा भी इंक्रीज करोगे तो स्ट्रेन में बहुत ज्यादा इंक्रीज आ जाएगा, स्ट्रेस में थोड़ा सा भी चेंज करोगे तो स्ट्रेन में बहुत ज्यादा चेंज आ जाता था। ये वो वाली कहानी थी, याद आ रहा है कुछ? प्लास्टिक रीजन, हाँ। तो जब हम छोटे डिफॉर्मेशन की बात करते हैं, स्मॉल डिफॉर्मेशन की, तो बेटा स्मॉल डिफॉर्मेशन में आपने देखा होगा कि बॉडी के ऊपर फोर्स लगाया, थोड़ा सा डिफॉर्मेशन आया और जैसे फोर्स हटाएंगे वो अपने ओरिजिनल शेप में वापस आ जाएगी। इस इलाके को हम बोलते थे बेटा इलास्टिक रीजन, इसको हम बोलते थे इलास्टिक रीजन। और आपको अगर याद हो तो यहां पे छोटे छोटे डिफॉर्मेशन ही होते थे, तो स्मॉल डिफॉर्मेशन की अगर हम बात करें तो वह हमें कहां पे देखने को मिलते हैं? इलास्टिक रीजन में। अगर मैं बात करूं स्मॉल डिफॉर्मेशन की तो वो कहां देखने को मिलता है? इलास्टिक रीजन में देखने को मिलता है। फिर बी से आगे जाते थे, देन वी विल हैव द प्लास्टिक रीजन। अच्छा, क्या खासियत थी प्लास्टिक रीजन की? तो प्लास्टिक रीजन की खासियत यह है सर कि अगर आप स्ट्रेस को थोड़ा सा इंक्रीज करोगे तो स्ट्रेन में बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। हाँ, स्ट्रेस को थोड़ा सा बढ़ाया तो स्ट्रेन बहुत ज्यादा बढ़ जाता था उस टाइम पे। स्मॉल डिफॉर्मेशन इलास्टिक रीजन में, यहां पे आपको याद हो तो स्ट्रेस प्रोपोर्शनल हुआ करता था स्ट्रेन के, स्ट्रेस प्रोपोर्शनल हुआ करता था बेटा स्ट्रेन के, जिसके कारण स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन का जो कर्व होता, जो रेशियो होता था वो कैसा होता था बेटा? कांस्टेंट। और इन्होंने भी यही बात बोली है बेटा क्वेश्चन में, देखो कि छोटे डिफॉर्मेशन के लिए फॉर द स्मॉल डिफॉर्मेशन द रेशियो ऑफ द स्ट्रेस एंड द स्ट्रेन रिमेन्स कांस्टेंट बिकॉज ऑफ द हुक्स लॉ। हुक्स लॉ पता है ना तुम लोगों को? हाँ। लेकिन
जब डिफॉर्मेशन बड़ा हो जाए, दिस इज द एरिया जहां पे डिफॉर्मेशन बड़ा होगा, क्योंकि इस पॉइंट पे परमानेंट सेटलमेंट हो चुकी है बॉडी की ऑलरेडी। तो बेटा इस पॉइंट पे ऑलरेडी परमानेंट सेट हो चुकी है बॉडी। अब इससे आगे जो भी करोगे उसमें डिफॉर्मेशन ऐड होता जाएगा फिर से। इस इलाके में जो स्ट्रेस है उसको थोड़ा सा बढ़ाया जाए तो स्ट्रेन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो यहां पे जब हम स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन की रेशियो की बात करें, यहां पे जब स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन के रेशियो की बात करें तो ये रेशियो इंक्रीज होना चाहिए कि डिक्रीज होना चाहिए? सर स्ट्रेन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, डिनोमिनेटर वाली चीज बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रही है, तो ओवरऑल जो वैल्यू है ये रेशियो की, इट विल डिक्रीज बेटा। डिनोमिनेटर में कौन? स्ट्रेन। सर स्ट्रेस इंक्रीज होता है तो स्ट्रेन बहुत ज्यादा इंक्रीज होता है, तो आप देख रहे हो डिनोमिनेटर में बहुत ज्यादा इंक्रीज होने की वजह से द ओवरऑल वैल्यू बिकम लेस एंड देयरफॉर द रेशियो, बोलो ना, देयरफॉर द रेशियो विल डिक्रीज, द रेशियो विल डिक्रीज, देयरफॉर द रेशियो विल डिक्रीज। लो भाई ये हमारा सवाल है, ठीक है। मेरी बात समझ आ रही होगी शायद आप लोगों को कि किस प्रकार से हम इनकी भावनाओं को समझ रहे, ठीक है। तो आपको अगर वो कर्व का ज्ञान हो तो कर्व का ज्ञान आप यहां लगा सकते थे और आपका आंसर आ सकता था। तो इसको छाप लो बेटा, ये सारी बातें लिख लेना जल्दी जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बढ़े आगे, बढ़े आगे, पक्का। चलिए भाई, टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। when a block of mass m is suspended by a long wire having the length of capital L, the elastic potential energy stored in the wire is given by half stress into strain into volume। ये बात मैंने आपको बताई थी शायद, है ना, कि भाई एक वायर को अगर हम लटका के रखें तो उसके अंदर कितनी एनर्जी स्टोर होती है एलोंगेशन के दौरान। तो एनर्जी स्टोर्ड विल बी हाफ स्ट्रेस into strain multiply by volume। और आपको याद हो तो मैं ऐसा बोलता था कि दिस इज द वायर, ये हमने रिवीजन के दौरान करा हुआ है काम बेटा। ये कोई वायर होती थी जिसका लेंथ कैपिटल L हुआ करता था और इस वायर के ऊपर मैं फोर्स लगाता था F, इसको ऐसे पकड़ के खींचता था वायर को नीचे, तो मैंने फोर्स लगाया वायर के ऊपर। लेकिन क्वेश्चन क्या कहता है साहब कि आप इस वायर से डायरेक्ट फोर्स मत लगाइए, आप इस वायर पे डायरेक्ट फोर्स मत लगाइए, आप इस पे एक ब्लॉक लगा दीजिए जिसका मास m हो। तो डायरेक्ट फोर्स लगाने की बजाय मैंने यहां पे एक ब्लॉक लगा दिया जिसका मास m था। नाउ जो फोर्स इस वायर को खींचेगा दैट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो हमारा जो केस था जिसमें मैं डायरेक्टली वायर को पकड़ के खींच रहा था, डायरेक्टली वायर के ऊपर फोर्स लगा देता था, लेकिन इन्होंने बोला कि ऐसा मत करो, इसके ऊपर एक ब्लॉक लगा दो। तो जैसे ब्लॉक लगाया तो बिकॉज ऑफ द वेट ऑफ द ब्लॉक ये वायर एलोंगेट होगी, है ना। तो उन्होंने पूछा है कि जो एनर्जी स्टोर होती है इट इज गिवन बाय हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन इनटू वॉल्यूम। आप लोग भी सहमत है इस बात से? शो दैट इट इज इक्वल टू 1/2 mgl। आपको ये शो करना है कि U बराबर 1/2 mgl। बेटा छोटा l इज द एलोंगेशन, कैपिटल L इज द इनिशियल लेंथ, ठीक है। पॉइंट टू बी नोटेड, यहां पे देखो वायर की जो लेंथ है वो कैपिटल L ले लिया और यहां पे स्मॉल l जो है इट इज द एक्सटेंशन या फिर एलोंगेशन बोल दूं मैं। कैपिटल L इज द लेंथ ऑफ द वायर, स्मॉल l इज द एलोंगेशन। तो यहां पे स्मॉल l से डिनोट किया और ये कैपिटल L। अंतर ध्यान रखना, आपको शो करना है कि U बराबर mgl/2 होगा। अच्छा तो कैसे करेंगे इसको सॉल्व? मैं क्या बोलता हूं कि इस फॉर्मूले को जरा यहां लिखो अच्छे से, ये जो पूरा फॉर्मूला है ना इसको वहां लिखते हैं। सो U इज गिवन बाय हाफ स्ट्रेस की जगह, बेटा स्ट्रेस की जगह फोर्स अपॉन एरिया, स्ट्रेन की जगह स्मॉल l अपॉन कैपिटल L और वॉल्यूम होता है बेटा एरिया इनटू कैपिटल L। स्ट्रेस फोर्स अपॉन एरिया, स्ट्रेन एलोंगेशन अपॉन इनिशियल लेंथ, यही होता है चेंज इन लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ। तो चेंज इन लेंथ कितना? स्मॉल l। तो यहां पे बोला साहब स्ट्रेन हो गया डेल्टा L बाय L एंड डेल्टा L हियर इज योर स्मॉल l। So it will be your small l by capital L।
What about the volume? So the volume is given by area into length. The volume is given by area into length. So यहां से कोई लोग मर जाएंगे तो कौन कौन मरने वाला है यहां पे? सर A से A और L से L, खत्म होगी कहानी. What about the force? सर इस बार फोर्स कोई और है. So the force is given by half, फोर्स की जगह mg into L. ये हमने इसको शो कर दिया. लो भाई, यही तो मांगा था उन्होंने हमसे कि शो दैट u विल बी हाफ mgl. ये शो करो. सो हमने शो कर दिया. अब अगली बात ये पूछता है कि भैया जो यहां पे द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मास अर्थ सिस्टम, तो mgl होना चाहिए था, है ना. मास और अर्थ का जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो तो mgl होना चाहिए था. बट आपकी एनर्जी तो यहां पे कितनी आ रही है पोटेंशियल एनर्जी? 1/2 mgl. सो यहां पे जो रिमेनिंग एनर्जी है वो कहां गई? लॉस इन द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मास अर्थ सिस्टम इज mgl. कैसे? देखो, इसको समझना ढंग से, बड़ा मजा आएगा. कि ये कोई वायर हुआ करती थी हमारे पास, ये कोई वायर हुआ करती थी हमारे पास, और इस वायर से ये कोई ब्लॉक लगा के रखा था मैंने, कैपिटल एम का. पॉइंट इज कि साहब इसकी लेंथ कैपिटल एल थी, ये पाइवोटेड था यहां से. बेटा सवाल यह है कि तुम भी जानते हो कि जब इसमें इलोंगेशन आएगा, तो जो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी था, कैसे आया लॉस मैं बताता हूं, रुको, है ना. मान लीजिए यहां पे है रेफरेंस, ये है हमारा रेफरेंस. बेटा रेफरेंस पे पोटेंशियल एनर्जी को जीरो लेते हैं, रेफरेंस पे पोटेंशियल एनर्जी को जीरो लेते हैं. इस रेफरेंस से ये पार्टिकल अब यहां नीचे आ चुका है. कितना डिस्टेंस आया नीचे साहब? L डिस्टेंस आया नीचे. तो क्या वो हाइट से नीचे आया है? हां सर, वो हाइट से नीचे आया है. दैट्स व्हाई वी मस्ट से देयर इज अ लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी. देयर इज अ लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी. और बेटा जी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी तो mgh होता है, तो इसको भी mg इंटू एल होना चाहिए था. लेकिन आपकी जो एनर्जी आ रही है वो कितनी आ रही है? हाफ mgl आ रही है. अरे भैया बोलो, जितना पोटेंशियल एनर्जी का लॉस होगा, जितना पोटेंशियल एनर्जी का लॉस होगा उतना ही तो स्प्रिंग में, इस वायर के अंदर पोटेंशियल एनर्जी आएगी. एनर्जी का लॉस होने का मतलब ये नहीं कि एनर्जी खत्म हो गई. एनर्जी कभी खत्म नहीं होती, एनर्जी को कभी बनाया नहीं जा सकता, बल्कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है. अब ये जो पोटेंशियल एनर्जी में लॉस आया है mgl का, ये कहां गया? सर इसमें से कुछ एनर्जी चल गई वायर के पास में, एंड वायर के अंदर स्टोर हुई इन द फॉर्म ऑफ द, इसमें से कुछ एनर्जी चली गई किस वायर के अंदर? इन फॉर्म ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी. तो यहां पे जो लॉस हो रहा था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का, ये कौन सी वाली है बेटा? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. तो जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का लॉस हुआ वो कहां गई एनर्जी? क्योंकि एनर्जी तो खत्म नहीं होती. तो सर ऊपर से जैसे नीचे आए तो पोटेंशियल एनर्जी में लॉस हुआ, और जो पोटेंशियल एनर्जी में लॉस हुआ वो किसी और फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट होना चाहिए था. तो यहां पे जो स्प्रिंग में, जो इस वायर में ड्यू टू द इलोंगेशन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी आई है, वो कहां से आई? बिकॉज ऑफ फ्रॉम दिस. ये कहां से आई है? यहां से आई. लेकिन साहब ये जो एनर्जी हमारे पास आई थी ये तो हाफ mgl है, और यहां पे जो लॉस हो रहा है वो mgl का हो रहा है. सो सवाल ये है कि आपके पास इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हाफ mgl आ रही है, और यहां लॉस हुआ है mgl का, तो बची हुई हाफ mgl कहां गई? वायर के इलोंगेशन के कारण इट हैज द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी विच इज हाफ mgl. क्योंकि डब्बा रेफरेंस से नीचे आ गया, रेफरेंस लाइन से डब्बा नीचे आया, मतलब पोटेंशियल एनर्जी में लॉस हुआ. तो ये भी मैं सहमत हूं इस बात से. यानी कि जो लॉस हुआ एनर्जी का वो किसी और फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट होना चाहिए था. लेकिन मैं क्या देख रहा हूं कि यहां पे जो लॉस हुआ mgl का, इस वायर को जो एनर्जी मिली वो हाफ mgl, तो बची हुई हाफ mgl कहां गई? तो भाई एक बात बताओ, क्या ये डब्बा जब नीचे आएगा तो इस डब्बे के पास कुछ वेलोसिटी नहीं होगी? जब ये डब्बा नीचे आएगा तो इस डब्बे के पास कुछ स्पीड, कुछ वेलोसिटी, कुछ तो होगा.
और चलता हुआ ऑब्जेक्ट ऑलवेज हैज सम काइनेटिक एनर्जी, तो रिमेनिंग हाफ mgl, remaining half mgl will get converted into the काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक। भैया जो ब्लॉक है ना, ये जो डब्बा है, जब ये डब्बा नीचे आएगा तो कुछ स्पीड कुछ वेलोसिटी भी तो होगी उसके पास। तो कह रहे हैं कि भैया आप ऊपर से नीचे आए, पोटेंशियल एनर्जी में लॉस हो गया, मान लिया सर, कितना लॉस हुआ mgl का, क्योंकि फॉर्मूला होता था mgh, फॉर्मूला होता था mgh, हाँ, लेकिन यहां पे क्या है, mgl है। तो बेटा जी हमारे स्प्रिंग में यहां पे जो वायर है उसके अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है वो तो सिर्फ हाफ ऑफ mgl है। तो भैया mgl में से हाफ mgl माइनस कर दो तो बचता है हाफ mgl। ये कहां गया? तो हमने बोला तुम ये देख रहे हो डब्बे को, भाई जब वो नीचे आएगा तो उसके पास कुछ स्पीड होगी, भाई जिसके पास स्पीड होती है उसके पास काइनेटिक एनर्जी भी होती है। तो जो रिमेनिंग हाफ mgl है इट गेट कन्वर्टेड इनटू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक। एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो ये रही mgl, ये रहा हाफ mgl, ये रहा हाफ mgl। बराबर बराबर हो रही है सारी बातें, बराबर हो रही है, मैच हो रहा है। mgl इज इक्वल्स टू हाफ mgl प्लस हाफ mgl। सो ये है कहानी इस क्वेश्चन की। उम्मीद करता हूं मेरी बात आपको समझ आ रही होगी। इतना भी बुरा नहीं बोलता हूं मैं, है ना, कि समझ ही ना आए। सो दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन नंबर 2। अगर आपको समझ आ गया तो छाप लो जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ते हैं बेटा। हाँ, सबको ही नोट करना है ये। किया नोट? यहां तक वाली बातें होगी सारी? वेरी गुड। अब आप इधर आएंगे, ये सारी बातें भी लिखेंगे, जल्दी से लिखो यार। डन? ओके, ग्रेट। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3 कुछ कहना चाहता है क्या हमसे? देखते क्या कह रहा है। कह रहा है when the skeleton of an elephant and the skeleton of a mouse are prepared in the same size, हाथी का एक स्केलेटन बना रहे और चूहे का भी एक स्केलेटन बना रहे इन द सेम साइज, द बोन्स ऑफ द एलिफेंट आर शोन थिकर। भाई ये जो हाथी की हड्डियां होती है, एलिफेंट की जो बोन्स होती हैं उसको मोटा बनाया जाता है और जो चूहे की हड्डियां होंगी उनको पतला बनाया जाएगा, है ना। क्यों कर रहे हैं ऐसा कि एलिफेंट की जो बोन्स है उनको थिकर किया और यहां पे जो चूहे की जो बोन्स है उनको पतला किया। यहां पे एक हिंट दे दिया गया है आप लोगों को। हिंट ये है द बोन्स आर एक्सपेक्टेड टू विदस्टैंड द स्ट्रेस ड्यू टू द वेट ऑफ द एनिमल। हड्डियों का काम जो है वो ये है कि वो क्या करेगा बेटा, विदस्टैंड करेगा, मतलब सपोर्ट करेगा आपका जो वेट है उसको। हड्डियों का काम क्या है? टू विदस्टैंड द स्ट्रेस ड्यू टू द वेट ऑफ द एनिमल। भाई आपका जो वेट है, मतलब आपका नहीं, एनिमल का जो वेट है उसके वेट की वजह से कोई स्ट्रेस आएगा, उस स्ट्रेस को कौन झेलता है? वो है हड्डियां। तब बताओ भाई क्यों हाथी की हड्डियां मोटी बनाई गई और चूहे की हड्डियां पतली बनाई गई? सोचो जरा, दिमाग लगाओ। सोचा कुछ? यार ये कॉमन सेंस वाली बात है कि मैं इतना तो समझ चुका हूं कि वेट ऑफ एलिफेंट क्या कहीं किसी ने देखा है क्या कि हाथी का वेट चूहे से ज्यादा का कम होता है? नहीं ना, है ना। ये चूहा है यहां पे, वो हाथी है वहां पे, हाथी का वेट ज्यादा होगा चूहे से। तो हाथी की जो हड्डियां हैं उनके ऊपर ज्यादा स्ट्रेस पड़ने वाला है एज कंपेयर टू द चूहा। बिल्कुल। तो भाई जिसके ऊपर वेट ज्यादा पड़ रहा है वो ज्यादा स्ट्रेस को भी सब क्या करेगा, विथस्टैंड करेगा। सो यहां पे हाथी की जो हड्डियां हैं उनको ज्यादा स्ट्रेस बियर करना पड़ेगा या ज्यादा स्ट्रेस को विथस्टैंड करना पड़ेगा एज कंपेयर टू द चूहा। और बेटा जी इसको ज्यादा स्ट्रेस बियर करना पड़ेगा
तो हम चाहते हैं कि भाई ये कम स्ट्रेस बियर करें, क्योंकि ज्यादा स्ट्रेस बियर करेंगे तो हड्डियों में दर्द होगा, फिर होगा ना भाई। इसका वेट ज्यादा, इसका वेट कम, तो डेफिनेटली बात है कि हाथी की हड्डियों को ज्यादा स्ट्रेस बियर करना पड़ेगा एज कंपेयर टू द माउस। अब भाई जिसकी हड्डियों पे ज्यादा स्ट्रेस पड़ेगा, बाद में दर्द भी तो होगा हड्डियों में, उतना कमजोर हो जाएगी हड्डियां, क्या पता थोड़ा टाइम में टूट भी जाए, है ना भाई। तो अगर किसी का वेट ज्यादा है तो उसकी हड्डियां ज्यादा विथस्टैंड करिए स्ट्रेस को, और बेटा अगर वो उसकी जो बोन्स हैं अगर वो ज्यादा स्ट्रेस को विथस्टैंड कर रही है या फिर ज्यादा स्ट्रेस को बियर कर रही है, सो देयर में भी पॉसिबिलिटी कि एक टाइम के बाद वो टूट जाए या कमजोर हो जाए हड्डियां, या फिर दर्द भी तो होगा हड्डियों में। इसीलिए हाथी की हड्डियों को मोटा बनाया जाता है, जस्ट बिकॉज ऑफ द रीजन यू नो बेटर दैट स्ट्रेस इज फोर्स अपॉन एरिया। स्ट्रेस इज फोर्स अपॉन एरिया। तो बेटा जी यहां पे अगर आप एरिया को ज्यादा कर देंगे तो क्या होगा, स्ट्रेस कम लगेगा। फिर अगर आप एरिया को इंक्रीज करेंगे तो स्ट्रेस कम हो जाएगा। वेट की वजह से ऑलरेडी बेचारा ज्यादा स्ट्रेस में था, तो इसके स्ट्रेस को कम करने के लिए, इसके इस स्ट्रेस को कम करने के लिए जो बोन्स होती है वो मोटी बनाई जाती है। मोटी बोन से क्या होगा, उसका एरिया इंक्रीज हो जाएगा, एरिया इंक्रीज होने से स्ट्रेस कम हो जाएगा, फिर जिसकी वजह से एलिफेंट को ये जो खुद का वेट है, एलिफेंट की बोन्स के ऊपर इतना ज्यादा स्ट्रेस नहीं आएगा उससे। फिर एलिफेंट का जो खुद का वेट है उससे उसके बोन्स पे ज्यादा स्ट्रेस नहीं आएगा अगर हम मोटी हड्डियां बनाए तो। अच्छा सपोज करो एलिफेंट की हड्डियां भी ऐसे पतली पतली बना देते तो फिर क्या होता, एलिफेंट की जो बोन्स हैं अगर उनको भी हम पतला बना देते तो क्या होता, तो वही सर, अगर आप पतला बनाते तो एरिया कम हो जाता, एरिया कम होते ही स्ट्रेस इंक्रीज हो जाता, और बेटा जी स्ट्रेस इंक्रीज होने से यहां पे ऑलरेडी लोड पड़ा हुआ है, आपने एरिया को और कम करके सोने पे सुहागा कर दिया जिससे कि स्ट्रेस और ज्यादा इंक्रीज हो गया, तो क्या होगा, एलिफेंट गिर जाएगा, अरे हड्डियां कमजोर हो जाएगी, टूट जाएंगी, क्या पता है फ्रैक्चर वगैरह हो जाए। तो हम नहीं चाहते ऐसा कुछ हो, इसलिए इनकी जो बोन्स है वो कैसी बनाई गई, मोटी बनाई गई, सो दैट वो उसके वेट को विथस्टैंड कर सके, वेट के स्ट्रेस को विथस्टैंड कर सके। ठीक है, तो क्या तुमसे पूछे कि भैया ऐसा क्यों किया है, डायनासोर की हड्डियां देखते हैं, मोटी मोटी सी हड्डियां होती है सर डायनासोर की, है ना, वहीं पे किसी नॉर्मल जानवर की देखो तो इतनी मोटी हड्डियां नहीं होती, पतली हड्डियां होती है, कुत्ते की हड्डियां देख लो पतली होगी, क्यों भाई, क्योंकि वही सीधी सी बात है, डायनासोर का वेट देखोगे कुत्ते का वेट देखोगे कितना अंतर आ जाता है, इतना वेरिएशन आएगा वेट में, तो भाई स्ट्रेस में भी तो इतना ही ज्यादा वेरिएशन आ जाएगा। स्ट्रेस में जब इतना ज्यादा वेरिएशन आ गया तो भाई डायनासोर का जो वेट है उसकी बोन्स तो स्ट्रेस को झेल नहीं पाएगी, टूट जाएंगी, कमजोर हो जाएंगी, तो इसीलिए उनकी बोन्स को मोटा बनाया जाता है, थिकर बनाया जाता है, सो दैट उनके लिए स्ट्रेस कम हो सके। ठीक है, मेरी बात समझते हो तुम लोग, बढ़िया तरीके से छाप लो, इसको छाप लो जल्दी से, किया नोट सभी ने, पक्का, सच में। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 कहना चाहता है द यील्ड पॉइंट ऑफ अ टिपिकल सॉलिड इज अबाउट 1%। भाई कोई भी टिपिकल सॉलिड, कोई भी सॉलिड अगर हम जनरल केस में कंसीडर करें तो यील्ड पॉइंट जो होता है बेटा वो 1% के अबाउट होता है। सपोज यू आर लाइंग हॉरिजॉन्टली, ठीक है, तुम हॉरिजॉन्टली लेटे हुए हो और दो लोग तुम्हारे बाजू पकड़े हुए हैं, दो लोग तुम्हारे टांगे पकड़े हुए हैं और अब खींच रहे हैं तुम्हें, है ना, कैसे, जिसने बाजू पकड़ी है वो उधर खींचेगा, जिसने टांगे पकड़ी वो उधर खींचेगा। ठीक है, तो क्या यहां पे तुम्हारी लेंथ में इंक्रीज होने वाला है, अगर हो रहा है तो कितना हो रहा है ये भी बताइए। हाउ मच विल बी द इंक्रीज इन योर लेंथ इफ द स्ट्रेन इज 1%। बेटा स्ट्रेन यहां पे 1% है तो लेंथ में कितना इंक्रीज हो जाएगा ये आपको बताना है। एंड डू यू थिंक योर यील्ड पॉइंट इज 1% और मच लेस देन दैट? क्या आप सच में सोचते हो कि आपका जो यील्ड परसेंट होगा वो 1% होगा? अभी जो यील्ड परसेंट बोली थी वो किसी टिपिकल सॉलिड के लिए बोली थी, लेकिन वो बाद में पूछ रहे हैं कि क्या तुम्हारा भी यील्ड पॉइंट 1% होगा या फिर 1% से बहुत कम होगा, है ना। तो चलिए भाई दिमाग लगाइए, सोचिए जरा क्या बन सकती है बात इसकी। चलिए भाई कैसे दिमाग लगाएं इस पे। सो हम क्या सोचते हैं, तो क्या सोचें हमने क्या सोचा वो तुमको बताते हैं
कि यार अगर टिपिकल सॉलिड का यील्ड पॉइंट 1% है तो ठीक है, ये अभी साइड में रखते हैं इसको. सपोज यू आर लाइंग हॉरिजॉन्टली एंड 2% आर पुलिंग योर हैंड्स एंड 2% आर पुलिंग योर लेग्स अलोंग योर ओन लेंथ. हाउ मच विल बी द इंक्रीज इन योर लेंथ इफ द स्ट्रेन इज 1%. तो बेटा जी गिवन क्या है हमें? सो गिवन डाटा इज स्ट्रेन इज 1%. यहीं से काम हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी. 1/100 इज द स्ट्रेन. स्ट्रेन क्या होता है बेटा? चेंज इन लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ, इट विल बी 1/100. तो यहां से चेंज इन लेंथ विल बी L/100. खत्म बात. वो यही पूछ रहा था आपसे कि कितना इंक्रीज होगा लेंथ में, वो यही पूछ रहा था ना कितना इंक्रीज होगा. सो इट विल बी सर 0.01 टाइम्स ऑफ L. कितना इंक्रीज हो जाएगा लेंथ में? 0.01 पर टाइम्स ऑफ 0.01 टाइम्स ऑफ L. क्या बात रहेगी? क्लियर सभी को? क्लियर रहेगी सारी बातें? चेंज इन लेंथ कितना होगा? इंक्रीज इन लेंथ. अब आपके हाथ पकड़ लिए और उधर से बाजू पकड़ ली है ना, एक तरफ से तो टांगे पकड़ ली, एक तरफ से बाजू पकड़ ली, और अब उसको क्या कर रहे? खींच रहे हैं. तो क्या लेंथ इंक्रीज होगी? होगी सर. इतना इंक्रीज हो सकता है लेंथ में. ये हमारी इनिशियल लेंथ थी, उसका 1/100 कर लेना, यानी कि 0.01 टाइम्स ऑफ L. दिस विल बी द इंक्रीज इन लेंथ. अभी पूछ रहे डू यू थिंक योर यील्ड पॉइंट इज 1% और मच लेस देन दैट. तो भाई साहब हम कोई वैसे टिपिकल सॉलिड नहीं है ना, हम कैसे कोई टिपिकल सॉलिड नहीं है. तो अगर हम टिपिकल सॉलिड नहीं है, क्योंकि हमारी बॉडी में जॉइंट्स है बहुत सारे. कोई भी टिपिकल सॉलिड कैसा होता है? सीधा बना हुआ, जैसे रॉड, आयरन की रॉड देखोगे तो एक कंटिन्यूअसली आपको बॉडी दिखती रहती है. दिस इज अ टिपिकल सॉलिड है ना. अगर हम बात करें तो यहां पे टिपिकल सॉलिड कंटिन्यूअस है, मतलब कोई जॉइंट वगैरह नहीं दिखेगा. लेकिन हमारी बॉडी में देखोगे तो जॉइंट्स देखने को मिलेंगे आपको, है ना. हड्डियों में जॉइंट है और भी जगह जॉइंट्स है. सो लाइक जॉइंट होने की वजह से आई कैन नॉट से कि यार ये हमारी बॉडी कोई टिपिकल सॉलिड टाइप की है. सो इसीलिए हमारा जो यील्ड पॉइंट होगा वो 1% तो नहीं होगा, बट इट इज मच लेस देन yield point is much less than 1%. ठीक है. तो ये जो yield point होता है हमारा वो 1% से बहुत कम होता है, क्योंकि हमारी बॉडी ये वैसी नहीं है, कोई टिपिकल सॉलिड की तरह नहीं है. ठीक है. कोई ये एक यूनिफॉर्म सॉलिड बॉडी नहीं है. अपनी बॉडी बनी है जॉइंट से, छोटे छोटे टुकड़े मिलाए हड्डियों के, ऐसे छोटे छोटे से टुकड़े जोड़ जोड़ के आपकी कंप्लीट बॉडी बनाई गई है. ठीक है. बाकी बायो वाले ज्यादा अच्छे से समझते हैं. ठीक है. हमें बस इतना ही पता था, हमने बस इतना ही पता था. चलिए भाई ठीक है. तो पहली चीज चेंज इन लेंथ पूछा था, हमने बताया. दूसरी चीज वो पूछ रहे क्या हमारा भी यील्ड पॉइंट 1% होगा, हमने मना किया. बोला क्योंकि जब आप कोई टिपिकल सॉलिड की बात करते हो तो यहां पे आपको दिखता है एक सॉलिड जो कि यूनिफॉर्म बॉडी है, यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन है जिसमें, है ना, कॉन्टिन्यूअस बॉडी दिखती है आपको. लेकिन हमारी बॉडी ऐसी नहीं, ह्यूमन बॉडी में जॉइंट्स होते हैं, और वो क्योंकि जॉइंट्स आ गए तो वो एक कॉन्टिन्यूअस बॉडी ना कहला के अब वो एक टिपिकल सॉलिड बॉडी नहीं रही. और जब वो बॉडी टिपिकल सॉलिड नहीं है तो उसका यील्ड पॉइंट 1% तो नहीं हो सकता, बट उसके हाँ उससे कम जरूर होगा हमारा, है ना, उससे कम होगा हमारा. अरे समझ लो ना, मतलब किसी रॉड को ऐसे पकड़ के खींचोगे तो उसका यील्ड पॉइंट 1% पे होगा. हो सकता है तुम्हारा यील्ड पॉइंट कम पे ही हो, है ना. किसी इंसान को ऐसे पकड़ के खींचो, पता चले उसके जॉइंट ही टूट जाए सारे. समझ रहे हो बात को? रॉड है, रॉड को पकड़ के खींचो तो इसका यील्डिंग बहुत हो सकता है बाद में, है ना. लेकिन पहले यील्डिंग आने की चांस संभावना किसकी है? इंसान की या रॉड की? है, कुछ सोच के देखो ना यार. एक रॉड है ना, यहां से पकड़ के खींचे, वहां से पकड़ के खींचे. एक इंसान है, यहां से पकड़ के खींचा, वहां से पकड़ के खींचा. सबसे पहले यील्डिंग किसकी होगी? इंसान की होगी. रॉड की तो बाद में होती. अच्छा ठीक है, चलो ठीक है, छोड़ो ये सारी बातें, आगे बढ़ते हैं. ये सारी बातें लिख ली होगी तुम लोगों ने, है ना. यील्ड पॉइंट हमारा लेस देन 1% होता है बिकॉज द बॉडी इज नॉट कॉन्टिन्यूअस, इट हैज सम जॉइंट्स. ठीक है. हमारी बॉडी कॉन्टिन्यूअस नहीं होती, जॉइंट्स वगैरह होते हैं उसमें, जिसकी वजह से हमारा यील्ड पॉइंट 1% नहीं होता है. चलिए भाई आगे बढ़ते हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है हमसे? ओके, व्हेन द रबर शीट्स आर यूज्ड एज अ शॉक एब्जॉर्बर, व्हाट हैपेंड टू द एनर्जी ऑफ वाइब्रेशन? वाइब्रेशन हो रहा है बिल्कुल. वाइब्रेशन हम समझते हैं अच्छे से. वाइब्रेशंस में अगर आप रबर शीट का यूज करते हो एज अ शॉक एब्जॉर्बर, तो वो जो एनर्जी ऑफ वाइब्रेशन है वो कहां जाती है? शॉक एब्जॉर्बर का काम क्या है कि जो भी शॉक्स होते हैं, झटके जो होते हैं, उनको एब्जॉर्ब करे, है ना. तो वाइब्रेशन में भी क्या हो रहा है बेटा? वाइब्रेशन में भी क्या होता है? झटके लगते हैं सर. वाइब्रेशन यही तो है. उसका डैम्पिंग करने के लिए हम रबर शीट्स का यूज करते हैं. तो बेसिकली जो वाइब्रेशनल एनर्जी है, अगर आपने रबर शीट का यूज किया तो वो वाइब्रेशन नहीं होता है. तो वो भैया जो वाइब्रेशन होना चाहता था
यानी कि जो वाइब्रेशन वाली एनर्जी थी वो कहां गई फिर? कहां गई? बोलो, क्या वो हीट में कन्वर्ट हुई? सोचो जरा। अरे यार, शॉक एब्जॉर्बर वगैरह देखोगे, जब बहुत ज्यादा काम करते हैं तो गर्म हो जाते हैं। शॉकर्स वगैरह में देखा होगा तुम लोगों ने, जब बहुत ज्यादा काम करते हैं तो गर्म हो जाते हैं थोड़े बहुत। तो वो गर्म क्यों है? क्योंकि बिकॉज ऑफ द हीट एनर्जी। तो क्या बोलेंगे यहां पे? द एनर्जी ऑफ वाइब्रेशन, द एनर्जी ऑफ वाइब्रेशन कन्वर्टेड इनटू द हीट एनर्जी एंड गेट डिसिपेटेड। तो ये जो एनर्जी होती है बेटा, ये क्या होती है? हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है और उसके बाद फिर क्या होता है? डिसिपिटेट हो जाती है। अरे चली जाती है सराउंडिंग में भाई, सराउंडिंग में चली जाती है। ठीक है, तो वाइब्रेशन एनर्जी कन्वर्ट होती है हीट एनर्जी में, जो कि फर्दर डिसिपिटेट हो जाती है। डिसिपिटेट होने के बाद हमें जो शॉकर्स वगैरह होते हैं, शॉक एब्जॉर्बर्स होते हैं, छू के देखोगे थोड़े बहुत गर्म लगते हैं, तो बिकॉज ऑफ दिस हीट एनर्जी। ठीक है, और कुछ नहीं है इसमें। किया नोट सभी ने? पक्का? चलिए भाई आगे बढ़ते हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ अ कंप्रेस्ड स्प्रिंग इज डिसॉल्व्ड इन एसिड, अगर एक स्प्रिंग जो कि कंप्रेस्ड है ना, कंप्रेस्ड स्प्रिंग को अगर मैं एसिड में डिसॉल्व कर दूं, व्हाट हैपन टू द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग? यार ये तो सही बात है, सोचने वाली बात है। हम जानते हैं कि कोई भी स्प्रिंग को पकड़ के या तो आप कंप्रेस कर दो या एलोंगेट कर दो, तो उसके अंदर स्टोर होती है स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। अगर मैंने कोई स्प्रिंग को पकड़ के कंप्रेस कर दिया तो इट हैज द स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, एसपीई। तो जब इस कंप्रेस्ड स्प्रिंग को आप एसिड में डिसॉल्व कर देंगे, तो ये जो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी कहां गई? सर आप ही तो बोलते हो एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो एनर्जी कहां गई? सोचो 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 सोचो। सोचा कुछ? भाई जब आप इसको डिसॉल्व करोगे तो वहां पे आयंस बनेंगे क्या बेटा? जब आप इसको डिसॉल्व करोगे एसिड में तो वहां पे क्या होगा? आयंस बनेंगे। नहीं होते क्या आयंस? भाई एक स्प्रिंग अपने पास है ना, मान लो ये एसिड के अंदर मैंने डाल दिया इसको। अभी ये सारी केमिस्ट्री की बातें होंगी, थोड़ा सा मैं थोड़ा सा फील दे रहा हूं तुम्हें। ठीक है, ये एसिड के अंदर मैंने इसको डाल दिया बेटा। अब क्या होगा? जैसे ही एसिड में डालूंगा ये डिसॉल्व होगा एसिड में, डिसॉल्व होके वी गॉट द आयंस। आयंस ही होते हैं ना एसिड में यार। अब ये आयंस हमारे पास मिलेंगे हम लोगों को इस टाइप से, यहां पे यहां पे यहां पे। ठीक है, मेटल आयंस होंगे जो कि एसिड के साथ मिलेंगे, है ना, मेटल आयंस होंगे जो कि एसिड के साथ मिलेंगे। अब पॉइंट ये है, मेरा सवाल ये था कि जो स्प्रिंग कंप्रेस्ड थी, जो स्प्रिंग यहां पे कंप्रेस्ड थी, ये तो डिसॉल्व हो गई। डिसॉल्व होने के बाद इसकी स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी का क्या हुआ? तो साहब इसकी जो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी होती है, इट गेट कन्वर्टेड इनटू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द आयंस। तो जो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि जैसे आपने स्प्रिंग को एसिड में डाला वो डिसॉल्व हो गया एंड इट फॉर्म्स द आयंस बेटा, तो यहां पे आयंस फॉर्मेशन होता है, जिसकी वजह से अब जो ये स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी है वो इन आयंस को मिल जाती है इन द फॉर्म ऑफ द काइनेटिक एनर्जी, जिसकी वजह से इनका रैंडम मोशन बढ़ जाता है। जिसकी वजह से इनका जो भी मोशन होगा, स्पेसिफिक मोशन मुझे नहीं पता, बट जो भी मोशन होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। अब क्योंकि फ्लूइड में ये मूव कर रहे हैं, एंड फ्लूइड में तो आपने विस्कस फोर्स के बारे में भी पढ़ा हुआ है। सो सिंस इनके ऊपर लगता है विस्कस फोर्स, ऑलरेडी हाई स्पीड में चल रहे, वैसे ही हाई स्पीड में चल रहे, विस्कस फोर्स लग रहा है, तो बेटा यहां पे प्रोड्यूस होती है हीट। हाँ, यहां पे प्रोड्यूस होती है हीट। तो वो क्या होगा बेटा? बहुत तेज स्पीड में चलेंगे, है ना, बहुत तेज स्पीड में चलेंगे। बहुत तेज स्पीड में चलने की वजह से यहां पे विस्कस फोर्स होगा, ड्रैग फोर्स होगा फ्लूइड के अंदर, जिसकी वजह से क्या होगा? यहां पे
हीट प्रोड्यूस होगी, और हीट प्रोड्यूस होगी तो ये जो काइनेटिक एनर्जी है वो फर्दर कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, हीट एनर्जी में, और फिर वो सराउंडिंग में डिसिपिटेट हो जाएगी और ये जो एसिड है वो गर्म हो जाएगा। ये एसिड क्या होगा बेटा, गर्म हो जाएगा। टेम्परेचर ऑफ द एसिड इंक्रीजेस स्लाइटली, थोड़ा सा, मतलब ज्यादा वेरिएशन मैं नहीं बोलूंगा उबलने लग जाएगा, ऐसा नहीं ये मत बोलना सर क्या एसिड उबलने लग जाएगा, क्या नहीं, इतनी भी नहीं, पर थोड़ा बहुत वेरिएशन आएगा टेम्परेचर में यहां पे इसके, ठीक है। सो बेसिकली हुआ क्या कि सर जब भी एक कंप्रेस स्प्रिंग थी उसको जैसे मैंने एसिड में डाला वो डिसॉल्व हुआ, आयंस का फॉर्मेशन हुआ। अब ये जो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी थी वो मिली किसको, आयंस को। आयंस को मिलने से वो चलने लगे स्पीड से, यानी कि वो जो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी थी वो कन्वर्ट्स हो गई काइनेटिक एनर्जी ऑफ द आयंस में, जिसकी वजह से आयंस बहुत ज्यादा स्पीड से, डबल स्पीड मान लो एक तरह से, मूव करने लगे। अब जब ये बहुत ज्यादा स्पीड से मूव करते हैं तो इनके ऊपर बहुत ज्यादा विस्कस फोर्स लगता है, बिकॉज विस्कस फोर्स आपको पता होगा 6 पाई ईटा आर इंटू वी होता है, यानी जितनी ज्यादा वेलोसिटी उतना ज्यादा विस्कस फोर्स ये एक्सपीरियंस करेगा। तो भाई जब बहुत ज्यादा स्पीड से जब ये चलते हैं तो बहुत ज्यादा विस्कस फोर्स इन पे लगता है, जिसकी वजह से हीट प्रोड्यूस होती है, और ये जो एसिड है इसके टेम्परेचर में थोड़ा सा वेरिएशन आता है, मतलब इसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। तो अल्टीमेटली मैं अगर तुमसे कहूं कि साहब इस स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी का क्या हुआ, तो दिस स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी गेट कन्वर्टेड इनटू द हीट एनर्जी। दिस स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी गेट कन्वर्टेड इनटू द हीट एनर्जी, और यही है सवाल का सही जवाब। तो क्या हुआ, विस्तार में अगर देखोगे तो यही हो रहा है भाई। क्या एक्चुअली पता है ये जो बात चल रही है ना यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ऑफ द, ये अंदर की बात है, ये अपने को पता नहीं चलेगा, लेकिन जो चीज हम ऑब्जर्व कर सकते हैं वो ये है कि साहब स्प्रिंग कंप्रेस्ड थी, तो कंप्रेस्ड स्प्रिंग जो होती है उसको मैं देख सकता हूं, मुझे पता चलता है अच्छा अभी इसके पास स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी होगी। जैसे एसिड में डाला थोड़ी देर बाद क्या देख रहा हूं, एसिड का जो टेम्परेचर है वो थोड़ा सा इंक्रीज हो गया, तो ये मैं ऑब्जर्व कर सकता हूं कि भाई ठीक है। तो अल्टीमेटली मैं यही बोलूंगा कि जो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी है इट गेट कन्वर्टेड इनटू द हीट एनर्जी, तभी तो एसिड का जो टेम्परेचर है वो थोड़ा सा इंक्रीज हुआ। लेकिन असल में अंदर क्या चल रहा है, तो ये अंदर की बात है बेटा कि जो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी होती है वो कन्वर्ट होती है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द आयंस में। सर आयंस कहां से है, अरे डिसॉल्व हो गए ना एसिड में, तो आयंस बने यहां पे। अब ये जो पोटेंशियल एनर्जी थी स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी आयंस को मिल गई इन द फॉर्म ऑफ द काइनेटिक एनर्जी। ये आयंस को मिली इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि आयंस की टेंडेंसी मूव करने की होती है बेटा, है ना, फ्लो मतलब मूव करते रहते हैं। अब जो चीज मूव करेगी उसको तो काइनेटिक एनर्जी मिलती है, इसीलिए इनको इन द फॉर्म ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ये एनर्जी मिलती है। अब आयंस को मिली काइनेटिक एनर्जी, पहले तो मूव कर रहे थे लेकिन काइनेटिक एनर्जी मिलने से और तेज मूव करने लगे, ठीक है। ये जो आयंस थे पहले भी मूव कर सकते थे, ऐसा नहीं कि पहले मूव नहीं कर सकते थे, पहले भी मूव कर सकते थे, लेकिन साथ ही साथ इनको काइनेटिक एनर्जी और मिल गई। ये तो वो वाला हिसाब हो गया कि तुम साइकिल चला रहे हो और साइकिल चलाते चलाते अचानक से बहुत तेज हवा बहने लगी इन द सेम डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में आप साइकिल चला रहे हो, यानी कि अगर मैं साइकिल इस डायरेक्शन में चला रहा हूं तो हवा भी इसी डायरेक्शन में फ्लो करना शुरू हो जाती है बहुत तेज। तो ऐसा करने से, ऐसा होने से मेरी साइकिल की जो स्पीड है वो इंक्रीज हो गई। यही तो भैया अपन साइकिल चला रहे थे बढ़िया शांति से, पता नहीं एकदम से क्या हुआ, हवा बहने लगी बहुत तेज, और वो भी उसी डायरेक्शन में बहने लगी जिस डायरेक्शन में साइकिल चला रहा था मैं। और अगर ऐसा होगा तो भाई मुझे सपोर्ट मिलेगा ना साइकिल चलाने में, मेरी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी फिर। तो यहां पे भी ऐसा ही हुआ कि मूव तो पहले भी कर रहे थे लेकिन इनको काइनेटिक एनर्जी मिली जिससे कि ये बहुत तेज मूव करने लगे, बहुत तेज मूव करने लगे। तो भैया विस्कस फोर्स की बात तो सुनिए, फ्लूइड के अंदर विस्कस फोर्स लगता है, एसिड भी फ्लूइड है, फ्लूइड के अंदर मूव कर रहे थे बहुत तेज स्पीड से, बहुत तेज स्पीड से मूव करने लगे तो बहुत ज्यादा विस्कस फोर्स आया, विस्कस फोर्स आने से यहां पे हीट आई और अल्टीमेटली जो टेम्परेचर ऑफ द एसिड है वो क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। तो अल्टीमेटली हम यही कहते हैं कि जो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी है इट गेट कन्वर्टेड इनटू द हीट एनर्जी, और उसकी वजह से यहाँ पे एसिड का जो टेम्परेचर है वो थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है। सो ये है कहानी क्वेश्चन नंबर 6 की। उम्मीद करता हूं मेरी बात आपको समझ आ रही होगी, ठीक है। इसको छाप लीजिए जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। बढ़े आगे, अगला सवाल। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहना चाहता है हमसे, अ स्टील ब्लेड प्लेस्ड जेंटली ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर। भाई एक स्टील की ब्लेड है जो कि पानी के सरफेस पे रखी हुई है तो वो फ्लोट करती है। हाँ बिल्कुल, हमने भी देखा, ये तो तुमने भी देखा होगा, हमने भी देखा है कि एक ब्लेड को, अगर स्टील की कोई ब्लेड है उसको अगर पानी के सरफेस पे ऐसे रखो तो वो पानी के सरफेस पे
फ्लोट करती है ना, डूबती नहीं है। लेकिन वहीं पे उसको अगर मैं पानी के अंदर छोड़ दूं, पानी के अंदर छोड़ूं तो वो डूब जाती है। ऐसा क्यों? सेम ब्लेड इज कैप्ट वेल इनसाइड द वाटर, इट सिंक्स। पानी के ऊपर रखोगे तो रखाई में आ जाएगी, पानी के अंदर छोड़ोगे तो डूब जाएगी। ऐसा क्यों? सोचो जरा, बड़ा प्यारा सवाल है ना, कुछ नया सीखने को मिलेगा। जल्दी से इसको सोचो, विचार करो, क्यों हुआ ऐसा? क्या वजह रह गई होगी ऐसी कि भाई जब पानी के ऊपर रखा तो तैर गया, लेकिन पानी के अंदर रखा तो डूब गया? सर ये क्या बात कर रहे हो? है आपने तो डुबाया उसको पानी के अंदर रख के। अरे मतलब जब सरफेस पे रहने की टेंडेंसी है तो पानी के अंदर रखूंगा तो भी सरफेस पे आना चाहिए था उसको, पर वो आया नहीं, डूब गया वो। भाई सीधी सी बात है, ब्लेड के ऊपर अगर मैं बात करूं यहां पे ब्लेड की, तो भाई ऐसे कुछ होता है ब्लेड, है ना, देख लेना तुम लोग। हाँ इस टाइप का ब्लेड होता है कुछ, है ना, जो भी होगा। अगर मैं इसको पानी के सरफेस पे रखूं तो पानी के सरफेस पे तैरता ही है। अगर मैं इसको पानी के सरफेस पे रख दूं तो पानी के सरफेस पे क्या करेगा? तैरेगा सर। अच्छा हाँ, लेकिन अगर वहीं पे इसको मैं ऐसा कर दूं कि भाई पानी के अंदर रख दूं तो ये डूब जाता है सर। सरफेस पे रखोगे तो तैरेगा, पानी के अंदर रखोगे तो डूब जाएगा। काहे? तो भैया जब पानी के सरफेस पे रखते हो तो पानी का सरफेस इसको देता है सरफेस टेंशन। ओहो, सरफेस टेंशन। हाँ, कहते हैं कि जो पानी की सरफेस होती है इट बिहेव्स एज अ स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन। एक चादर जिसको पकड़ के खींच दिया हो, एकदम टाइट सी चादर होती है ना जिसको पकड़ के सारे लोग खींच दें, तो वैसे एक मेम्ब्रेन की तरह, एक स्ट्रेच्ड खिंचा हुआ मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करता है पानी का सरफेस। तो जब आप इसको पानी के सरफेस पे रखोगे तो इस पे जो फोर्सेस लगेंगे वो कुछ इस प्रकार से होंगे। इसका वेट नीचे लगेगा mg, है ना, और यहां पे इस पॉइंट पे सरफेस टेंशन लगेगा भैया, इस पे इधर भी सरफेस टेंशन लगेगा ऊपर की तरफ। और ये सरफेस टेंशन के कारण वो क्या होगा बेटा? mg तो खैर यहां पे भी लग रहा है, mg तो खैर यहां पे भी लगेगा, mg तो ऑल टाइम लगेगा, लेकिन एक ऐसा फोर्स जो कि सपोर्ट कर रहा है वो है इसका सरफेस टेंशन। तो इसके साइड वॉल्स पे जो सरफेस टेंशन लगता है वो mg से ज्यादा होता है, जिसके कारण क्या होता है बेटा? वो सरफेस पे फ्लोट करता है, डूबता नहीं है। ठीक है, समझ रहे हो बात को? अरे समझ रहे हो? इसके एजिस पे एक फोर्स लगता है जिसको कहते हैं सरफेस टेंशन, गिवन बाय फोर्स बाय लेंथ। तो इसके सरफेस पे एक फोर्स लगता है, सरफेस टेंशन नाम दिया गया उसका, विच इज फोर्स पर यूनिट लेंथ। ये जो सरफेस टेंशन है वो इसके वेट से ज्यादा होता है, जिसके कारण ये सरफेस पे फ्लोट करता रहता है। और जिसके लिए ये सरफेस टेंशन की वैल्यू उसके वेट से ज्यादा होती है, वो सारी चीजें पानी के सरफेस पे तैरती है। जैसे सूखा पत्ता पानी के ऊपर गिरता है, तैरता रहता है। मच्छर तुमने देखोगे पानी के ऊपर बैठ जाते हैं, है ना। तो वही बात होगी यहां पे। लेकिन जब आप इसको पानी के अंदर छोड़ोगे तो सरफेस टेंशन यहां पे 0 हो जाएगा। जैसे आप इसको पानी के ऊपर छोड़ोगे तो सरफेस टेंशन बेटा उस केस में क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। सरफेस टेंशन सिर्फ तभी वैलिड है जब आप वाटर सरफेस पे हो। ये वैलिड तभी होगा ओनली एट वाटर सरफेस। अगर आप वाटर सरफेस पे नहीं हो तो ये सरफेस टेंशन कोई काम का नहीं है। जैसा पानी के अंदर सरफेस टेंशन 0 हो गया। अब यहां पे सिर्फ 2 प्रकार के फोर्स दिखते हैं, एक तो mg और एक बाइंड फोर्स। भैया क्या है ये? स्टील है। स्टील का जो डेंसिटी होता है वो पानी के डेंसिटी से ज्यादा होता है, जिसके कारण mg बड़ा हो जाता है बाइंड फोर्स के, और ये अल्टीमेटली क्या होता है बेटा? डूब जाता है। डेंसिटी ऑफ द स्टील इज ग्रेटर देन द डेंसिटी ऑफ द वाटर, जिसके कारण ये क्या होता है बेटा? पानी के अंदर डूब जाता है। लेकिन जब आप सरफेस पर रखोगे तो एक मसीहा आएगा जिसका नाम है सरफेस टेंशन, वो इसको डूबने से बचाएगा। तो ये बात समझते हो अब आप लोग अच्छे से? क्या होगा साहब? सरफेस पे रखोगे तो सरफेस टेंशन लगेगा जो mg से ज्यादा होता है, जिसके कारण ये डूबेगा नहीं। लेकिन अगर आप इसको पानी के अंदर रखोगे, पानी के अंदर रखते टाइम अंदर कोई सरफेस टेंशन नहीं है, अंदर सरफेस टेंशन 0 होता है, तो सिर्फ रहता है mg और बाइंड फोर्स। साहब मटेरियल है स्टील, स्टील की डेंसिटी पानी से ज्यादा, जिसके कारण mg ग्रेटर देन बाइंड फोर्स,
और ये डूब जाएगा। ये क्या होगा? डूब जाएगा। और यही है कहानी क्वेश्चन नंबर 7 की जो आपसे पूछ रहा था। ठीक है, ठीक है। सो क्या लिख सकते हैं इसमें? सरफेस टेंशन इज अ सरफेस फिनोमिना, सो व्हेन द ब्लेड इज केप्ट इन वाटर इट सिंक्स बिकॉज ओनली टू फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन द ब्लेड, mg and the bind force such that mg is greater than the bind force. mg क्यों बड़ा है? बिकॉज इसकी डेंसिटी ज्यादा है पानी से, बिकॉज ब्लेड की डेंसिटी पानी की डेंसिटी से ज्यादा है। बात समझ गए? छाप लो बस, ये डायग्राम काफी है, ये डायग्राम ही काफी है इस क्वेश्चन को समझाने के लिए। नोट करो, नोट करो, नोट करो। किया नोट से भी ने? पक्का? अरे समझ तो आ रही है मेरी बात, जो मैं बोल रहा हूं वो तुम्हारे दिमाग में बैठ तो रही होगी ना। ऐसा तो नहीं कि सब आप पता नहीं क्या बोलते रहते हो, है ना, ये आया एक सर का ज्ञान, ये बाउंस करके चला गया यहां से। ऐसा तो नहीं होता किसी के साथ, ऐसे मत करना यार, है ना भैया। जियान की बातें हैं, जियान की नहीं, ज्ञान की बातें हैं। तो ज्ञान की बातें आ रही है, पता चले ऊपर से, है ना, कूद के चली जाए। ऐसा तो नहीं हो ना तुम्हारे साथ? सही हो ना तुम लोग? बिल्कुल बढ़िया। ओके, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 8. When some wax is rubbed on a cloth, it becomes waterproof. भाई किसी भी कपड़े के ऊपर थोड़ा सा वैक्स रगड़ दो तो वो वाटरप्रूफ बन जाता है। क्यों? सरफेस टेंशन। सोचो 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 सोचो, अगर मैं किसी कपड़े के ऊपर क्या कर दूं, वैक्स लगा दूं, तो बेसिकली वो वाटरप्रूफ बन जाता है। क्यों? क्या यहां पे कहानी कांटेक्ट एंगल की चलने वाली है क्या? सरफेस टेंशन में तुमने कांटेक्ट एंगल के बारे में सोचना होगा। अच्छा, एक बात जानते हो कि कांटेक्ट एंगल अगर कम होता है तो वो वेट कर देता है, लेकिन अगर कांटेक्ट एंगल ज्यादा होगा तो वो वेट नहीं कर पाता। ठीक है, ये वाली कहानी नहीं सुनी है क्या तुम लोगों ने? इफ कांटेक्ट एंगल इज लेस देन the liquid wets the surface. जो भी सरफेस हो उसको गीला कर देता है, लेकिन अगर कांटेक्ट एंगल ज्यादा होता है तो उसको गीला नहीं कर पाता। कांटेक्ट एंगल इज हाई, इट डज नॉट वेट द सरफेस। कपड़े को गीला करने की वजह यह है कि पानी का और कपड़े का जो कांटेक्ट एंगल बनता है बेटा, वो ऑलमोस्ट बहुत छोटा होता है। पहली बात, और लगभग जीरो भी कह सकते हो आप लोग इसको, है ना। कपड़ा गीला क्यों होता है पानी में डुबोने से, लेकिन वहीं पे अगर आप प्लास्टिक को डुबो दो पानी में तो वो इतना गीला नहीं होता जितना कपड़ा गीला हो जाता है। क्यों? बिकॉज ऑफ द रीजन कि कपड़े का जो कांटेक्ट एंगल है विद द वाटर, जो कांटेक्ट एंगल होता है लिक्विड का और वो क्लोथ का, वो बहुत छोटा होता है, बहुत ही ज्यादा छोटा, मतलब जीरो कंसीडर कर सकते हो आप लोग, है ना। तो सिंस कांटेक्ट एंगल ऑफ वाटर एंड क्लोथ इज वेरी स्मॉल, ऑलमोस्ट आप जीरो भी लिख सकते हो इसको। देयरफॉर वाटर वेट्स द क्लोथ। But if wax is applied, भैया लेकिन अगर यहां पे आप वैक्स लगा दोगे then the contact angle increases, angle increases and therefore it becomes waterproof. वाटरप्रूफ। ठीक है, तो भैया क्या होता है कि अगर आप नॉर्मल क्लोथ की बात करो तो उसका जो कांटेक्ट एंगल होता है बहुत ज्यादा कम होता है, बहुत कम, मतलब हम जीरो भी लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन जैसे ही आप इसको वैक्स अप्लाई करते हो तो कांटेक्ट एंगल इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से वो जो कपड़ा होता है वो क्या हो जाता है, हमारा वाटरप्रूफ हो जाता है। बेसिकली ऑयल, वैक्स, इन सबके जो कांटेक्ट एंगल होते हैं ना विद द वाटर, ये बहुत ज्यादा होते हैं। तभी तुमने देखा होगा वो पानी में जाने से पहले वो क्या करते हो, ऑयल लगाने के लिए बोलते हैं ना कि भाई
तेल लगा लो तो पानी नहीं टिकता फिर उस पे, है ना, सरफेस पे, या ग्रीस, वाटर नहीं टिकता उस पे। तो दिस इज द रीजन बिहाइंड दैट कि भाई अगर आप यहां पे देखो तो इनका जो कांटेक्ट एंगल है वो बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से पानी इस पे टिकता नहीं है एंड इट बिकम्स वाटरप्रूफ। ठीक है, क्लोथ में आपने देखा होगा बेटा फाइब्रस नेचर होता है क्लोथ का। फाइब्रस में क्या होता है बेटा, पोर्स होते हैं बीच में। फाइब्रस नेचर होता है जिसमें क्या होता है, पोर्स होते हैं बीच में। ये पोर्स जो है बेसिकली बेटा कैपिलरी एक्शन बिहेव करता है। मतलब कैपिलरी एक्शन बिहेव कैसे करता है, जैसे कि तुमने देखोगा रेशे होते हैं कपड़ों में, ऐसे कपड़ा जो भी बनाया जाता है वो ऐसा बनाया जाता है। तो ये जो पोर्स है ना, ये कैपिलरी एक्शन को शो करता है, जिसकी वजह से पानी इसमें अंदर आ जाता है और ऊपर चढ़ता है। तुमने देखा होगा कपड़ा किसी एक साइड से गीला हो जाए, ऊपर ऊपर आता रहता है, वो खुद ब खुद पूरी शर्ट गीली हो जाती है अगर कंटिन्यूअस कांटेक्ट में रहे उसके, तो है ना। कोई भी कपड़ा अगर यहां पे थोड़ा सा इतने से पार्ट में भी अगर पानी के साथ कांटेक्ट में है, इतने से पार्ट में भी अगर पानी के साथ कांटेक्ट में, तो कुछ समय के बाद आप देखोगे पूरा कपड़ा गीला हो जाता है वो। इट इज बिकॉज ऑफ द रीजन, बिकॉज इट हैज द पोर्स जो कि कैपिलरी एक्शन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो कपड़े की अलग टेंडेंसी होती है अपनी ये। तो यहां पे कांटेक्ट एंगल बेसिकली इनका बहुत कम होता है, 0 होता है, जिसकी वजह से गीला हो जाता है। और सेकेंडली इसका कैपिलरी एक्शन हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस गैपिंग बिटवीन द थ्रेड्स, जिसके कारण ये पूरा क्लॉथ जो होता है वो क्या होता है बेटा, गीला हो जाता है, इफ इट इज इन कांटेक्ट विद द वाटर। लेकिन वैक्स लगा दो, जैसे आप यहां पे वैक्स लगा दोगे कांटेक्ट एंगल बढ़ जाएगा और ये बिकम्स वाटरप्रूफ। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन नंबर 8। उम्मीद करता हूं मेरी बात आपको समझ आ रही होगी, तो इसको छाप लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। किया नोट सभी ने भाई साहब? चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। द कॉन्टैक्ट एंगल बिटवीन द प्योर वाटर एंड द प्योर सिल्वर इज 90 डिग्री। भाई प्योर वाटर और प्योर सिल्वर के बीच का जो कॉन्टैक्ट एंगल है वो 90 डिग्री का है ना। इफ द कैपिलरी ट्यूब मेड ऑफ द सिल्वर इज डिप्ड एट वन एंड इन प्योर वाटर, विल द वाटर राइज इन द कैपिलरी। एक कैपिलरी ट्यूब है जो कि सिल्वर की बनी हुई है, अगर उसके एक एंड को मैं पानी में डिप कर दूं तो वाटर राइज करेगा क्या? राइज करेगा क्या? थीटा दे रखा है आपको, थीटा ही क्या होता है? कांटेक्ट एंगल ही तो होता है थीटा। बिल्कुल साहब, थीटा कांटेक्ट एंगल होता है। सिल्वर की ट्यूब पानी में डिप करा तो क्या वो वाटर लेवल राइज करेगा? चलो देखते हैं साहब। दिस इज द वाटर लेवल, दिस इज द वाटर, वाटर वाटर, दिस इज द कैपिलरी ट्यूब मेड अप ऑफ सिल्वर। अगर मैं इसको डिप किया तो क्या होगा? वाटर लेवल राइज करेगा कि नहीं करेगा? तो सर किसी भी कैपिलरी ट्यूब में जो लेवल राइज करता है उसका जो हाइट होता है, इट इज गिवन बाय h इक्वल्स टू 2t cos ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय रो आर जी। दिस इज एज पर द ज्यूरिन्स लॉ। याद आ रहा है कुछ? पता नहीं सर, है ना। दिस इज एज पर द ज्यूरिन्स लॉ। तो बेटा जी जो हाइट यहां पे राइज किया जाता है, जो हाइट यहां पे राइज करता है, इट इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला वेयर टी इज द सरफेस टेंशन, थीटा इज द कांटेक्ट एंगल, रो इज द डेंसिटी, आर इज द रेडियस ऑफ दिस ट्यूब एंड जी इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। भाई साहब अगर आप बात करो यहां पे कांटेक्ट एंगल की बिटवीन द प्योर वाटर एंड द प्योर सिल्वर, इट इज 90 डिग्री। तो यहां पे मैंने बोला साहब ये है सिल्वर एंड दिस इज योर वाटर, और इनके बीच का कांटेक्ट एंगल है 90 डिग्री का। सो इफ इट इज 90 डिग्री, सो द हाइट इज गिवन बाय 2t cos ऑफ 90 डिग्री डिवाइडेड बाय रो आर जी। cos 90 कितना होता है? 0 होता है, तो हाइट विल बी 0 बेटा। ओहो, क्या देखने को मिल गया? h 0 है, क्या राइज करेगा? नहीं सर। तो क्या बोले? वाटर विल नॉट राइज in silver capillary tube, silver capillary tube, water will not rise in the silver capillary tube, है ना। पानी नहीं बढ़ेगा। अच्छा क्या डिक्रीज हो जाएगा? अरे कुछ नहीं होगा सर, ना तो घटेगा ना ही बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि कांटेक्ट एंगल 0 है भाई। कांटेक्ट एंगल 0 है तो ना तो लेवल डिक्रीज होगा ना ही लेवल इंक्रीज होगा। और ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। मेरी भावनाओं को समझ रहे ज्यूरिन्स लॉ पता था तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, छाप लीजिए इसको। ठीक है, चलिए बढ़े अगले सवाल की ओर।
आगे बढ़ते हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 कहना चाहता है इट इज सेड दैट द लिक्विड राइजेस और डिप्रेस इन अ कैपिलरी ट्यूब ड्यू टू द सरफेस टेंशन। कैपिलरी ट्यूब आपको पता है पतली सी ट्यूब होती है जिसको किसी भी टब में डाल दिया जाए तो उसके अंदर वाटर का जो लेवल होता है वो राइज करता है या फिर डिक्रीज करता है। कैपिलरी ट्यूब की टेंडेंसी है बेटा कि अगर उसको किसी फ्लूइड में डाल दिया जाए तो उसमें लेवल का राइज हो सकता है, लेवल का डिक्रीज हो सकता है, और ये जो राइज और डिप्रेशन हो रहा है इन कैपिलरी ट्यूब इट इज ड्यू टू द सरफेस टेंशन। उन्होंने बोला ऐसा कि साहब सरफेस टेंशन के कारण इस कैपिलरी ट्यूब में वाटर लेवल राइज या फिर डिक्रीज हो रहा है। इफ अ लिक्विड नीदर राइजेस नॉट डिप्रेस इन अ कैपिलरी सो कैन वी कंक्लूड दैट द सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड इज जीरो। अगर किसी भी लिक्विड की बात करें तो कैपिलरी में अगर राइज या डिप्रेशन नहीं हो रहा तो क्या मैं बोलूं कि सरफेस टेंशन जीरो होगा? बोलो। लेवल अगर राइज नहीं करा और लेवल ना ही डिक्रीज हुआ तो क्या मैं ये बात बोल सकता हूं कि सरफेस टेंशन जीरो हो सकता है? यहां पे होगा? हो सकता नहीं होगा। हाँ, कैन वी कंक्लूड दैट द सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड इज जीरो? बेशक आप ये बात बहुत सही कह रहे हो कि जो भी लिक्विड में राइज या फिर डिप्रेशन होता है इट इज बिकॉज ऑफ द सरफेस टेंशन, और ये जो राइज और डिप्रेशन होता है इट इज गिवन बाय 2t cos थीटा डिवाइडेड बाय रो आर जी एज पर द ज्यूरिन्स लॉ, जैसा भी हमने किया क्वेश्चन में। ये बात मैं कहना चाहता हूं कि भाई ऐसा नहीं कि अकेले सरफेस टेंशन को इसकी जिम्मेवारी दे दी जाए सारी की सारी। नो डाउट सरफेस टेंशन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ द लेवल, लेकिन सर ये एक और चीज पे डिपेंड करता है, वो होता है कॉन्टेक्ट एंगल। जैसे कि अगर हमने पिछले क्वेश्चन की बात करें तो सिल्वर और वाटर, फॉर सिल्वर एंड वाटर कॉन्टेक्ट एंगल जो था वो कितना था? अभी लास्ट क्वेश्चन में हमने जब बात करी तो सिल्वर और वाटर के लिए कॉन्टेक्ट एंगल था 90 डिग्री, तो उस पे जो राइज आ रहा था वो जीरो आ रहा था। तो मैंने क्या बोला था भैया इसमें ना तो पानी का लेवल इंक्रीज होगा ना ही पानी का लेवल डिक्रीज होगा। तो क्या आपने सरफेस टेंशन को इल्जाम दिया इसका? नहीं ना। आपने इल्जाम किसको दिया? सर बिकॉज थीटा इज 90 डिग्री दैट्स व्हाई द लेवल विल नॉट इंक्रीज नीदर इट विल डिक्रीज। यही बोला आपने। आपने ब्लेम किसको किया? इल्जाम दिया हमने कॉन्टेक्ट एंगल को, सरफेस टेंशन को तो इल्जाम नहीं दिया। तो यहां क्या बार बार सरफेस टेंशन को इल्जाम देना जरूरी है कि भाई अगर लिक्विड नीदर राइजेस नॉर डिप्रेस्ड इन अ कैपिलरी ट्यूब तो क्या ये बोलूं मैं सरफेस टेंशन जीरो होगा? नहीं सर, हमेशा सरफेस टेंशन को इल्जाम देना गलत बात है, इल्जाम किसी और का भी हो सकता है। ठीक है, सो इसका जो स्टेटमेंट होगा ऐसे लिख सकते हो that can we conclude that the surface tension of a liquid is zero? No, it is not necessary all the time. It is not necessary all the time that surface tension is responsible, या फिर मैं बोलूं is zero the rise or depression in liquid also depends on the contact angle. इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द कॉन्टेक्ट एंगल। भाई उनका कॉन्टेक्ट एंगल क्या है? अगर वही कुछ ऐसा एंगल आ जाए तो फिर क्या करोगे? तो क्या जरूरी है सरफेस टेंशन ही जीरो हमेशा? नहीं, डिपेंड्स ऑन द कॉन्टेक्ट एंगल एज वेल। फिर उसके बाद आप ये सारी बातें लिख सकते हो एग्जांपल के तौर पे सिल्वर के लिए और वाटर के लिए। उसके बाद आप ये सारी बातें लिख देना, इसके नीचे का लाइन जो आएगी बेटा ये आएगी, ये सारी बातें इसमें लिख देना। तो सामने वाले एग्जामिनर को साफ साफ पता चल जाएगा कि नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि हमेशा सरफेस टेंशन ही जीरो हो। ये जो राइज और डिप्रेशन आ रहा है लिक्विड में ये कॉन्टेक्ट एंगल पे भी डिपेंड कर सकता है। जैसे कि हम यहां पे सिल्वर और वाटर के एग्जांपल से समझा देना। एग्जांपल सिल्वर एंड वाटर, थीटा शुड बी 90 डिग्री अकॉर्डिंग टू द ज्यूरिन्स लॉ। ज्यूरिन्स लॉ h इक्वल्स टू 2t cos थीटा डिवाइडेड बाय रो आर जी, इसको लिख देना। और भाई थीटा अगर 90 डिग्री तो h विल बी जीरो। सो फ्रॉम हियर वी कैन से दैट
surface angle, contact angle is also responsible for the rise or depression in the liquid. ठीक है, so ये है कहानी हमारे क्वेश्चन नंबर 10 की। उम्मीद करता हूं आपको बातें समझ आ रही होंगी। ठीक है, इसको छाप लीजिए जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जल्दी से नोट कीजिए बेटा, इसको किया नोट सभी ने? चलिए भाई, बहुत ही शानदार। तो यहां पे क्वेश्चन नंबर 10 हो गया हमारा समाप्त, और इसी के साथ समाप्त हुआ हमारा आज का ये सेशन। हाँ, मैं जानता हूं अभी सारे क्वेश्चंस नहीं हुए, बट देखो यार, क्योंकि तुम भी जानते हो जब क्वेश्चंस ज्यादा होते हैं तो हम उसको पार्ट्स में ब्रेक कर लेते हैं, सो दैट हमें वो समझना आसान हो जाए। तो इसलिए मैं यहाँ पे ऑलमोस्ट 20 क्वेश्चन है, तो मैंने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करके इसको 10-10 करके कर दिया, और बचे हुए जो रिमेनिंग क्वेश्चन हैं वो लाइक अगले सेशन में आपको डेफिनेटली मिल जाएंगे, तो इसके लिए बिल्कुल भी चिंता ना करें। बाकी मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूं कि जो बातें मैं आपको यहां पे बता रहा हूं वो आपको समझ आ रही होंगी। उनके नोट्स आप जरूर बना रहे होंगे, अपने सॉल्यूशन के नोट्स जरूर बनाइए, क्योंकि जब तक आप चीजों को अपने हाथों से नहीं लिखेंगे वो आपको याद नहीं रहेगी। तो कोशिश कीजिए कि आप जितनी ज्यादा चीजें हो सके लिखिए, सो दैट आपको लॉन्ग टर्म तक चीजें याद रह सके। ठीक है, बाकी हाँ वीडियो दोबारा देखना है तो वेबसाइट पे जाके देख सकते हो। नोट्स वगैरह चाहिए होते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, बुक्स के लिए भी लिंक अवेलेबल है, आप जाके चेक कीजिए, सारी चीजें आपको मिल जाएगी मैग्नेट ब्रेन्स पे। ठीक है, तो बस इतनी ही बातें हमारे आज के इस सेशन के लिए। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।